क्या लीडर एज अ बॉर्न लीडर ही बनते हैं या फिर लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप स्किल्स हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं टाइम के साथ धीरे धीरे? लीडरशिप डेवलप की जा सकती है। क्या है पॉलिटिक्स? मुझे आज पॉलिटिक्स को समझना है। आप किस पर्सपेक्टिव से पॉलिटिक्स को देखते हैं? एक आइडियोलॉजी के माध्यम से एक राष्ट्र का संचालन ही पॉलिटिक्स है। ऐसी कोई 3 लीडरशिप स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है? ये हजारों लोगों से डील करने वाली चीज़ है। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप एक नई पॉलिसीज लाते हैं? बहुत बड़ा चैलेंज तो सिस्टम है। अच्छा, आप मध्य प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। इसकी वर्किंग, नॉर्मल वर्किंग जो हम समझते हैं, जो हम सामान्यतः सरकारी दफ्तरों में देखते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। आपने असेंबली में ब्रिज ऑफ प्रिविलेज की अपील करी। आपका प्रश्न बड़ा अच्छा कुणाल जी, और मुझे इसका खेद भी है। मैं स्पीकर रहा पर मैं तब इसमें चेंज नहीं कर पाया। तो आज की पॉडकास्ट पॉलिटिक्स पे होने वाली है। हम पॉलिटिक्स को डीप में समझेंगे, डीप में जानेंगे क्या होती है राजनीति, क्या प्रोसेस रहती है, क्या वर्कफ्लो होता है। सबसे बड़ी बात, क्या चैलेंजेस पॉलिटिशियन को फेस करना पड़ता है। और आज पॉलिटिक्स पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर सीतासरण शर्मा जी, जो एमएलए हैं और पूर्व मध्य प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है, कोई पॉलिसीज़ में चेंज लाती है, तो इनसे एडवाइस ज़रूर लेते हैं, क्योंकि इनका करियर बहुत ही बड़ा है और इन्होंने अपना लाइफ का बहुत मेजर पार्ट पॉलिटिक्स में दिया है। तो मैं हूं आपका होस्ट कुणाल और आप देख रहे हैं दी मास्टरमाइंड शो। नमस्ते सर, कैसे हैं? नमस्कार कुणाल जी, ठीक हूँ, धन्यवाद आपको। पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं जी। पहला पॉइंट, क्या है पॉलिटिक्स? मुझे आज पॉलिटिक्स को समझना है। आप किस पर्सपेक्टिव से पॉलिटिक्स को देखते हैं? पॉलिटिक्स एक्चुअली एक विचारधारा के अनुसार राष्ट्र को चलाने की पद्धति है। राष्ट्र किस आइडियोलॉजी में चलेगा, अब वो आइडियोलॉजी फिर जीवन के हर क्षेत्र के संबंध में हो सकती है। इकोनॉमिकली हो सकती है, वो सोशली हो सकती है। तो एक आइडियोलॉजी के माध्यम से एक राष्ट्र का संचालन ही पॉलिटिक्स है। और इसीलिए अच्छा, एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन आइडियाज़, किंतु कॉमन आइडियाज़ भी होते हैं। जैसे कि जो सबसे बड़ी विशेष बात रहती है वो है, जो मैं सोचता हूँ कि सारे विश्व के राष्ट्रों में कहीं ना कहीं चर्चा में आती है, वो है इकोनॉमिक पॉलिसी जी। आर्थिक नीति किसी राष्ट्र की कैसी होना चाहिए। फिर वो एक आर्थिक नीति दोनों चीज़ों को प्रभावित करती है, राष्ट्र के अंदर के स्थिति को भी और राष्ट्र के बाहर की भी, क्योंकि अब चूँकि ग्लोबलाइजेशन है, तो इसलिए हमारी आर्थिक नीतियों पर हमारे सारे विश्व से संबंध भी निर्णय करते हैं। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि पॉलिटिक्स इज़ बेसिकली एन आइडियोलॉजी, और ये आइडियोलॉजी के माध्यम से राष्ट्र चले। उस आइडियोलॉजी का क्षेत्र बड़ा विशाल है। उसमें मुख्य बात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसके आधार पर हम प्रशासन चलाते हैं, जिसके आधार पर हम इलेक्शंस कराते हैं और राष्ट्र की सरकार चुनते हैं। तो अब हम यदि उस पर्सपेक्टिव में देखें तो संविधान के अनुसार राष्ट्र का संचालन भी एक पॉलिटिकल वर्क है जी। ये विषय उसमें आता है पॉलिटिक्स में। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। मैं आपके बारे में पढ़ रहा था कि आपने पहले लॉ किया, लॉ की पढ़ाई करी, LLB, फिर उसके बाद आपने मेडिकल की पढ़ाई करी, MBBS, आप डॉक्टर बने, बट फिर उसके बाद आप पॉलिटिक्स में आ गए। पूरे मतलब एक ड्रास्टिक चेंज आया, सब फील्ड बहुत ही डिफरेंट थी। तो आपकी थोड़ी सी जर्नी के बारे में बताइए, कैसे आप पॉलिटिक्स में आए? पहले मैंने मेडिकल किया जी। MBBS किया। अच्छा। 1972 का पास आउट हूँ मैं।
और मेरा इंटरेस्ट पर लॉ में था राइट फ्रॉम दी स्टूडेंट लाइफ। पर उस वक्त जब हम पढ़ते थे तब 9th क्लास से ही सब्जेक्ट डिसाइड हो जाता था, अब 11th से होता है। हाँ। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, उसमें तो आप सब्जेक्ट भी कभी भी शिफ्ट ऑन कर सकते हैं। तब ये सुविधा नहीं थी। अब मैं 9th क्लास में 14, साढ़े 14, 15 साल का रहा हूँगा, 14 ही का रहा हूँगा। और उस वक्त चूँकि ये संचार माध्यम इतने थे, एक रेडियो था और दूसरा समाचार पत्र थे जी। और समाचार पत्र भी लिमिटेड थे और रेडियो भी लिमिटेड था। हाँ। तो बहुत ज़्यादा ज्ञान बाह्य संसार का नहीं हो पाता था विद्यार्थी जीवन में। तो इसलिए जो पेरेंट्स ने डिसाइड कर दिया, अब पेरेंट्स डिसाइड करते थे आपके स्किल के हिसाब से, आप विद्यार्थी काय में अच्छा है, तो उनको लगा कि इसके लिए बायोलॉजी ठीक रहेगी, तो मैं बायोलॉजी में आ गया। और फिर उसी लाइन में बढ़ते हुए चूँकि पहले ही अटेम्प्ट में एडमिशन हो गया, हमारे टाइम में पीएमटी नहीं होती थी, तो इसलिए बीएससी फर्स्ट ईयर होता था, उसका 12th नहीं था, 11th था और फिर बीएससी फर्स्ट ईयर से। तो बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद में जाते थे, यानी जो अभी का 12th है तब का बीएससी फर्स्ट ईयर था। तो मार्क्स ठीक आए तो मेरा सीधा एडमिशन हो गया, तो एमबीबीएस कर लिया। पर मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब भी जो फैसले सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के बहुत महत्वपूर्ण होते थे वो मैं पढ़ता था साथ में। दूसरा, हमारे कोर्स में भी मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है, वो भी एक्चुअली एक लीगल साइड ही है। दूसरी बात कि अभी चूँकि एजुकेशन पर ही फिर पॉलिटिक्स पर भी आएंगे। फिर चूँकि मेरा इंटरेस्ट लॉ में था तो मैंने एमबीबीएस करने के बाद में प्रैक्टिस भी की और प्रैक्टिस करने के बाद में फिर मेरा मन ये हुआ कि अब इसको छोड़ना चाहिए। यानी लॉ मैंने किया तो शौकिया नहीं किया था, अच्छा। मैं उसमें शिफ्ट होना चाहता था लीगल प्रोफेशन में। तो मैंने फिर 85 में एडमिशन लिया, 72 में मैं एमबीबीएस पास आउट हूँ, पर 85 में मैंने एडमिशन लिया और 88 में मेरा लॉ हुआ। एमबीबीएस में तो मैं एक मेडियोकर था, पर लॉ में मैंने 3 साल टॉप किया यूनिवर्सिटी। और फिर इसी आधार पर मुझे एलएलएम का भी एडमिशन मिल गया था, मैंने ले भी लिया था पर फिर किया नहीं। तो फिर मैंने उसके बाद में एक सीनियर एडवोकेट करके और प्रैक्टिस बंद भी कर दी थी, मेडिकल प्रैक्टिस बंद करके लीगल प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। उसके तत्काल बाद ही मुझे बीजेपी से टिकट मिल गई। लोकसभा के इलेक्शंस हुए, उसमें काम करने लगा तो लीगल साइड में बहुत ज़्यादा आगे आ नहीं पाया और 90 में मुझे टिकट मिल गई। तो ऐसे में पॉलिटिक्स में आ गया। पर मेरा इंटरेस्ट तब भी लॉ था और आज भी लॉ है। अच्छा, एडुकेशन की बात आई गई है तो पॉलिटिक्स में एडुकेशन कितना बड़ा रोल प्ले करती है? बड़ा रोल है इसका, क्योंकि हमारा जो काम है विधानसभा के अंदर वो बेसिकली 2 विषयों पे आधारित है। एक तो कानून बनाने के संबंध में, तो स्वाभाविक है कि कानून बना रहे हैं तो उसको समझना तो पड़ेगा, और समझने के लिए भले ही लीगल एजुकेशन ना हो किंतु एक कॉमन इंटेलिजेंस तो होना ही चाहिए उसमें, और वो शिक्षा से ही आती है। तो इसलिए चूँकि हम वहाँ कानून बनाते हैं, फिर बजट पास करते हैं, तो बजट में भी यद्यपि वो थोड़ा सा एक बड़ा सा आर्थिक मामला रहता है, तो उसमें आंकड़े रहते हैं, तो थोड़ा कठिन है।
पर समझने की कोशिश करें तो समझ ही सकते हैं। तो इसलिए ये दो विषय ऐसे हैं जिसमें शिक्षा जरूरी है। पर ओवरऑल भी हम समाज में भी यदि कहीं जाएं, देखिए राजनीति में जो एक विशेषता है जो अन्य कामों में नहीं है, वो ये है कि सबसे नीचे के व्यक्ति अपन कहें, जो पुअर है, जो एजुकेटेड नहीं है, उससे लेके और जो हाईली एजुकेटेड हैं, जिन्होंने डॉक्टरेट की हुई है, रिसर्चेस की हुई हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, या बहुत रिच लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इस पूरी रेंज को यदि कोई एक व्यक्ति डील करता है तो वह पॉलिटिकल आदमी। समाज में मेरी दृष्टि से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इतने वाइड रेंज की पब्लिक से मिलता हो, डील करता हो। तो इसीलिए शिक्षा जरूरी है, परंतु सामाजिक कार्य के लिए शिक्षा जरूरी नहीं है। सामाजिक कार्य बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। यदि आप में कॉमन एक्यूमेन है तो यू कैन डू इट वेरी वेल, पर फिर भी मिनिमम एजुकेशन तो होना ही चाहिए। अच्छा, फिर बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या पॉलिटिक्स फील्ड, राजनीतिक फील्ड सच में कांटों पर चलने जैसी होती है? बिकॉज मैं परेश रावल जी का इंटरव्यू देख रहा था, उसमें वो बोल रहे थे कि जब कोई पहली बार आता है, इलेक्शन लड़ता है, जीतता है, तो उसका पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट रहता है। वो सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, सोसाइटी में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहता है, बट जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है वो एक कंफर्ट जोन में जाता है, लग्जरियस लाइफ हो जाती है उसकी। फिर जब वो अगली बार जब चुनाव लड़ता है, इलेक्शन में आता है, लड़ता है, उसका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। फिर वो अपनी पावर को मेंटेन करने के लिए, एक लग्जरी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, कंफर्ट जोन में रहने के लिए इलेक्शन लड़ता है। ये हर इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि हर व्यक्ति के अपने अपने विचार हैं, हर व्यक्ति अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। पर जो मेरी दृष्टि है राजनीति के बारे में, वो बिल्कुल यही है, ये कांटों का ताज है। और क्यों है, तो इसको हम बिल्कुल ब्रीफली समझाएं तो पॉलिटिक्स, जो अभी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूँ, जो आज की हमारी पॉलिटिक्स है, ये हजारों लोगों से डील करने वाली चीज़ है। ये लिमिटेड लोगों के बीच का काम नहीं है। 2.5 लाख वोटर हैं हमारे। 2.5 लाख वोटर के अलावा भी हमको और जगह भी जाना पड़ता है। तो इतने ही डिफरेंट माइंड है हमारे यहाँ। हमारे शास्त्रों में एक बात लिखी है कि मुंडे मुंडे रुचि भिन्ना। हर एक व्यक्ति के दिमाग की, हर एक व्यक्ति की रुचि अलग अलग होती है। इतने लोगों से डील करना एंड टू सेटिस्फाई देम, और उस सेटिस्फैक्शन के बीच में भी एक बात है, उनको सेटिस्फाई तो करना है, किंतु नियमों का, सिद्धांतों का, मर्यादाओं का पालन करते हुए उनको संतुष्ट करना है। ये असाधारण कठिन बात है, और इसलिए कांटों का ताज ही है। किंतु जो आपने अब दूसरी बात बोली कि जब आदमी पहली बार के बाद दूसरी में आता है, तीसरी बार आता है, तो एक कंफर्ट जोन में आ जाता है। और इसके बाद में, अच्छा, कंफर्ट जोन का अपना एक अलग वर्ग है, और ये बात बिल्कुल सही है कि फिर उसको लगता कि यार ये ना छूटे तो अच्छा है। पर मेरे जीवन में मैं कभी कंफर्ट जोन में नहीं आया। ये इसमें मेरा कोई गुण नहीं, ईश्वर की कृपा है कि मैं कभी कंफर्ट जोन में नहीं आया। और इसलिए ऐसा नहीं है कंफर्ट जोन लिया नहीं, सुविधाएं मिलती हैं तो उपयोग करते हैं। किंतु जैसा गांधी जी ने कहा था, यद्यपि मैं कोई उनकी आइडियोलॉजी से बहुत सहमत नहीं हूँ और बहुत बातें उनकी अच्छी थी, उन्होंने कहा था त्याग के भोग। मतलब आप उपयोग तो करो, पर उस उपयोग में आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो हम पे आज उपयोग में है तो हमने ले ली, किंतु हम पे नहीं है तो हमको उसका अफसोस ना हो।
ना ही हमको उसके लिए कोई सिद्धांत से दूर होकर के काम करना पड़े। तो मैंने अपना जीवन ऐसा ही जिया, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि हर आदमी अपने निजी अनुभव को ही बताता है। तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि बात आपकी सही है, किंतु ये पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है। जो व्यक्ति उसको उस दृष्टि से लेते हैं, कंफर्ट जोन दृष्टि से, वो उसमें चले जाते हैं। जो उसको नहीं लेते वो अपने सिद्धांतों पर कायम रहते हुए भी इलेक्शंस में जीत करके आते हैं और काम करते हैं। जैसा कि आपने कहा पॉलिटिक्स एक कांटों का ताज है, तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप एक नई पॉलिसीज़ लाते हैं या फिर कुछ मेजर डिसीजन लेते हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छा है, लोगों के लिए अच्छा है, बट बहुत बार कभी कभी उसमें क्रिटिसिज्म मिलता है, तो क्या चैलेंजेस आते हैं आपको, उनसे डील कैसे करते हैं? देखिए, बहुत बड़ा चैलेंज तो सिस्टम है जी। प्रैक्टिकली देखा जाए तो समाज को ये लगता है कि विधायक और सांसद यानी सारे पावर उनके पास केंद्रित हो गए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड किया हुआ है। जहाँ हमारे जो में लेजिस्लेशन है, वहीं जुडिशरी के जुम्मे न्याय करना है और कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करना है। ब्यूरोक्रेसी के पास में एग्जीक्यूशन है। तो लेजिस्लेटर क्या कर सकता है? लेजिस्लेशन कर सकता है, उसके एग्जीक्यूशन कौन करेगा? उसका एग्जीक्यूशन करेगा ब्यूरोक्रेसी। तो हमारे पास में एग्जीक्यूशन का पावर नहीं है। और यदि विचार कर्म में नहीं बदले तो उन विचारों का अर्थ क्या है? कर्म में बदलने का पावर ही नहीं है लेजिस्लेशन के पास में। वो तो एग्जीक्यूशन पे है, वो तो ब्यूरोक्रेसी पे है। तो एक ऑब्स्ट्रक्शन तो ये आता है। दूसरा, कई बार जुडिशियरी से एग्जीक्यूटिव काम करना चाहता है, हम लोग भी काम कराना चाहते हैं, तो जुडिशरी उसमें कभी स्टे दे देती है। उनके अपने पॉइंट्स होंगे, उनके अपने लीगल आधार पर या फैक्ट्स के आधार पर देते होंगे, पर हमें तो वो ऑब्स्ट्रक्शन ही लगता है। तो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन जो है, इसलिए मैंने उसको दोनों को इकट्ठा नाम दे दिया, सिस्टम। फिर प्रेस का एक बड़ा रोल है समाज में, क्योंकि मेरी अपनी मान्यता है कि डेमोक्रेसी की अलग अलग परिभाषाएं दी। लिंकन ने कहा कि बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ब्रिटिश उसकी डेफिनेशन है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ए गवर्नमेंट बाय डिस्कशन। पर मैं सोचता हूं कि डेमोक्रेसी सूचना से चलती है। इन्फॉर्मेशन ही आधार है डेमोक्रेसी का। अब सूचना कौन देता है? प्रेस देती है जी। तो प्रेस भी मददगार भी है और प्रेस ऑब्स्ट्रक्शन भी है, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन देयर व्यूज़ आल्सो। जिस काम को हम ठीक समझते हैं उसको वो ठीक समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। तो ये ऑब्स्ट्रक्शन है। बिसाइड्स दिस, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के आधार कर की बात की मैंने। ये तीनों चारों प्रेस को, यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से बात नहीं की गई है, पर आर्टिकल 19 जो है, फ्रीडम टू स्पीच, वो तो है ही, उसमें प्रेस आ जाती है। तो इसके अलावा फिर बहुत से संगठन हैं, अपोजिशन पार्टीज़ हैं, कुछ सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हमारी बात पसंद नहीं आती। तो हमारा रास्ता कांटों से भरा है और किसी भी निर्णय को जिसको हम ठीक समझते हैं उसको लागू करने में ये समस्याएं भी आती हैं। और इसीलिए जो लोग ये मानते हैं कि हम सर्वशक्तिमान हैं, वो ये गलत मानते हैं। पर हम ये आज तक, ये मेरा 6वां टर्म है, मैं उनको कन्विंस नहीं कर पाया कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं।
बट दीज आर दी प्रॉब्लम्स विच वी फेस। पर हाँ, इसके पीछे दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो हमको जुडिशरी भी मदद करती है, हमको ब्यूरोक्रेसी भी मदद करती है, सामाजिक संगठन भी मदद करते हैं और कई बार अपोजिशन पार्टीज भी करती हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस काम को करने जा रहे हैं, और उसी हिसाब से ऑब्स्ट्रक्शंस भी आते हैं। पर फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, और इसलिए आप देखिए कि जो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स हैं या जो साम्यवादी सरकार हैं, उनके यहाँ आपको डेवलपमेंट जल्दी दिखता है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में थोड़ा धीरे दिखता है। और इसलिए हमारे नेता अटल जी बोला करते थे, उन्होंने बोला करते तो नहीं थे, पर वो जब मैं पढ़ता था तब भोपाल आए थे एक लोकसभा के चुनाव में सभा लेने, और तब मैं गया था। मैं उनके डायलॉग को अपने साथियों से बोलता हूँ कि प्रजातंत्र की चक्की धीरे पीसती है किंतु पीसती बारीक है। तो ये है डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा, ये ऑब्स्ट्रक्शंस है। जब पॉलिटिक्स में लीडरशिप स्किल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब ये पॉडकास्ट को बहुत सारे इंस्पायरिंग पॉलिटिशियंस देख रहे होंगे, बहुत सारे यूथ देख रही होगी, तो ऐसी कोई 3 लीडरशिप स्किल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस सबसे बड़ा, पॉलिटिक्स में तो सबसे बड़ा फैक्टर है ही वो, पर जैसा आपका व्यापार में भी वही है, परिवार में भी वही है, समाज में भी वही है। तो पेशेंस सबसे बड़ा फैक्टर है। फिर सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए आदमी को, हाँ, पॉलिटिक्स में विशेष करके। कई बार बड़ा अच्छा होशियार आदमी होता है, मेहनती होता है, पर सॉफ्ट स्पोकन नहीं होता। तो दूसरी क्वालिटी होना चाहिए सॉफ्ट स्पोकन, और समाज के लिए भी ज़रूरी है, परिवार के लिए भी ज़रूरी है, व्यापार के लिए भी ज़रूरी है। और तीसरी बात कि उसको बड़ा मन रखना चाहिए, खास करके पॉलिटिकल आदमी को। ही शुड वेलकम दी अपोजिशन आल्सो। उसको विपरीत विचारों पर भी ध्यान देना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि ये 3 गुण यदि राजनीतिक क्षेत्र में है, सामाजिक क्षेत्र में है, परिवार में है, तो ये सभी सफल होंगे। क्योंकि आपने 3 ही पूछे इसलिए मैंने 3 बताए, नहीं तो और आगे कभी फिर और बताएंगे। जी आप बता सकते हैं। नहीं, अब उसके बाद में फिर अगला गुण आता है आपका पब्लिक कॉन्टेक्स्ट पर। ये 3 चीज़ों के बाद में आप अपना संपर्क कितना बड़ा, वो मेहनत है। ये 3 चीज़ों में मेहनत नहीं लगती, ना पेशेंस रखने में लगती है, ना सॉफ्ट स्पोकन में लगती है। परंतु अब हमको बहुत संपर्क रखना चाहिए राजनीति में, विशेष करके ये मेहनत का काम है। ही शुड बी ए गुड लिसनर आल्सो, क्योंकि जनता आपके पास सुनाने आती है, सुनने नहीं आती। तो ही शुड बी ए गुड लिसनर आल्सो। तो ये बेसिक गुण हैं, पर सबसे बड़ा आधार ये है उसका कि आपको जनता की भलाई की और अपने समाज की और राष्ट्र की भलाई का निरंतर चिंतन करना चाहिए। और इसीलिए वो रोटरी क्लब में जो कुछ 3-4 टेस्ट हैं, वो पूरे तो मुझे याद नहीं रहते, पर एक है उसमें, इज़ इट बेनिफिशियल टू ऑल कंसर्न्ड। ये ज़रूरी है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो लोगों के लिए हितग्राही है कि नहीं है, हितवादक है कि नहीं है, हितकारक है कि नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है, और यही आधार है राजनीति का। अच्छा, लीडरशिप की बात आई गई है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लीडर एज अ बॉर्न लीडर ही बनते हैं, या फिर लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप स्किल्स हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं टाइम के साथ, धीरे धीरे? बेसिकली लीडरशिप, मैं एक बात को बड़ी दृढ़ता से मानता हूँ कि आदमी अपना स्वभाव नहीं बदल पाता जी। ये बहुत ही कठिन काम है, पर फिर भी लीडरशिप डेवलप की जा सकती है।
और मैंने बहुत से लोगों को डेवलप होते देखा है, क्योंकि मेरा एक लंबा राजनीतिक और सामाजिक जीवन है। तो मैंने बहुत से लोगों को डेवलप होते देखा है। जैसे लीडरशिप में एक गुण ये होना चाहिए कि उसको अच्छा वक्ता होना चाहिए। और मैंने देखा कि पहले जिनको बोलना नहीं आता था वो बाद में इतने अच्छे वक्ता हो गए कि पब्लिक उनको सुनने आने लगी। और हमारे खुद के बीच में एक उदाहरण है स्वर्गीय सरताज सिंह जी का। वो हमारे सांसद थे। वो बोलते ही, भाषण देते ही नहीं थे, कभी काम करते थे, पर विजनरी लीडर थे। पर उसके बाद में जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने तो कोई सा विषय ऐसा नहीं था जिस पर वो बड़े अच्छी बात नहीं कह पाते हों और जिसको बड़े ध्यान से पब्लिक ना सुनती हो। तो ये डेवलप होती है और लीडरशिप भी इसीलिए डेवलप हो सकती है। अच्छा, आप मध्य प्रदेश विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं, तो अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए, क्योंकि लोगों को असेंबली के बारे में इतना नहीं पता है। मतलब क्या वर्क फ्लो होता है, क्या प्रोसेस रहती है, कैसे काम होता है वहाँ पे। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। धन्यवाद कुणाल जी इसके लिए आपको, क्योंकि ये इसकी वर्किंग, नॉर्मल वर्किंग जो हम समझते हैं, जो हम सामान्यतः सरकारी दफ्तरों में देखते हैं, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। ये बिल्कुल अलग चीज़ है। अब इसमें जो मुख्य बातें हैं वो ये हैं कि हमारे पास में एक लीगल डिपार्टमेंट भी होता है। तो जब कोई विधेयक आते हैं, जब कोई अशासकीय संकल्प आते हैं, तो उनको वो लीगल डिपार्टमेंट देखते हैं कि उस फ्रेम में है कि नहीं है। फिर जो हमारे एमएलएज हैं वो उनको जो पावर्स दिए हैं, जो नियमों के तहत वो अपनी बात उठा सकते हैं, शून्यकाल है, कॉल अटेंशन है, एडजर्नमेंट मोशन है, अल्पकालीन चर्चा 142 नियम उसके अंतर्गत आती है, बजट के समय बोलने के नियम रहते हैं। इन नियमों के तहत वो अपने आवेदन लगाते हैं विधानसभा में। तो उनको स्क्रूटनी करना, फिर सब तो नहीं ले सकते, तो किसको एडजर्नमेंट में डालना, किसको कॉल अटेंशन में डालना, किसको 142 में डालना, 139 में डालना, किसको कौन सा क्वेश्चन लेना, कौन सा उसको रिजेक्ट कर देना, ये सब एक अलग तरह की स्किल है। और वो सचिवालय जो है वो उसमें ट्रेंड हो जाता है। फिर हमारी कमेटीज़ होती हैं, वो भी एक अलग चीज़ है। तो जो विषय आते हैं, जैसे एक कमेटी जो बहुत कॉमनली मैं आपको बता सकता हूँ कि विधानसभा में जब कोई विधायक क्वेश्चन उठाता है या कोई कॉल अटेंशन लाता है, कोई भी विषय उठाता है, और उस पर जवाब देते समय मंत्री कोई आश्वासन दे देता है कि हम इसको करेंगे, तो आश्वासन सिर्फ हाउस में नहीं रह जाता, वो आश्वासन विधानसभा की एक आश्वासन समिति बनी रहती है, उसके पास चला जाता है और वो फिर उसको फॉलो अप करती है। मिनिस्टर से पूछती है कि आपने काम कर दिया कि नहीं किया, और नहीं किया तो आप बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें। तो ऐसी कमेटीज़ भी हैं। एक याचिका समिति है जो पब्लिक, जिसमें सीधे भी दरखास्त लगा सकती है और एमएलए के माध्यम से भी। पुल नहीं बन रहा हमारे यहाँ, स्कूल नहीं खुल रहा है, बच्चे बहुत हो गए हैं, बाहर जाना पड़ता है, तो याचिका लगा दीजिए। ये सब चीज़ें अब याचिका कोर्ट में लगती है सिर्फ, पर यहाँ भी लगती है। यहाँ सुनवाई अधिकारियों की होती है, कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना जाता है, यहाँ सिर्फ अधिकारियों को बुलाया जाता है कि इसका क्या करोगे आप। तो विधानसभा की कार्यवाही बिल्कुल डिफरेंट है और इसीलिए उसमें बहुत अनुभव की ज़रूरत होती है। जो आदमी स्पीकर बनता है उसको भी, और स्टाफ जो आता है नया, वो धीरे धीरे सीखता है। पर आम प्रशासनिक काम से बिल्कुल अलग काम है ये, और ये काम सीधा जनता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसमें सीधे वही प्रश्न आते हैं जो सीधे पब्लिक से जुड़े होते हैं। और दूसरी बात जो सबसे अधिक इसमें मैं सोचता हूँ काम की, जिसको हम कह सकते हैं कि यही एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ
मंत्री यानी सरकार सीधा उत्तर देने के लिए बाध्य होती है। किसी जगह पर ऐसा नहीं होता। अभी हमारे यहाँ जन सुनवाई होती है तो उसी वक्त थोड़ी उत्तर देते हैं, हाँ ठीक है लाओ कागज़ दो देखेंगे। परंतु वहाँ पर जब विधायक प्रश्न उठाता है या कॉल अटेंशन उठाता है तो मंत्री उसका तत्काल जवाब देते हैं। तो ये सुविधा सिर्फ इन हाउसेस में ही है और कहीं नहीं है, और इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये कार्यवाही। इससे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठ के आता है, आपने असेंबली में ब्रीच ऑफ प्रिविलेज की अपील करी। कोई अपने प्रिविलेजेस का गलत फ़ायदा उठा रहा है, अपने पावर का गलत यूज़ कर रहा है। आपने अपील तो कर दी, बट बहुत सारी अपील आती है, आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया तो वो उस टाइम पीरियड के साथ वो जो अपील आपने करी है वो अपने आप डिज़ोल्व हो जाती है। तो क्या इसमें बहुत बड़ा मेजर चेंज लाना चाहिए? क्योंकि बहुत बार कोई मेजर अपील होती है जिसमें चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट टाइम के साथ जैसे टाइम आपका ख़त्म होता है, टाइम पीरियड चला जाता है, वो अपील भी डिज़ोल्व हो जाती है अपने आप। आपका प्रश्न बड़ा अच्छा कुणाल जी, और मुझे इसका खेद भी है कि मैं स्पीकर रहा पर मैं तब इसमें चेंज नहीं कर पाया। और मेरे समय प्रिविलेजेस आए और मैंने एक प्रिविलेज का फ़ैसला हालांकि पुराने समय में हो गया था पर उसको लागू मैंने किया, तत्कालीन जो सभापति थे प्रिविलेज कमेटी के उनसे बात करके। पर चूँकि मैं उसके बाद फिर अपोजिशन में आ गया, मेरे स्पीकरशिप से हटने के बाद में 18 में गवर्नमेंट कांग्रेस की आ गई तो मुझे खुद को प्रिविलेज लगाना पड़ा। जब वो प्रिविलेज मैंने लगाया तो उसकी जांच होते होते और वो उसका टाइम ख़त्म होने लगा असेंबली का, तो मुझे मालूम था कि ये लैप्स हो जाएगा तो मैंने तत्कालीन स्पीकर को कई पत्र लिखे कि इस नियम को बदलो आप और ये लैप्स ना हो, पर उन्होंने भी नहीं बदला। मैंने खुद भी नहीं बदल पाया, पर मेरे समय किसी ने ये सुझाव ही नहीं दिया। पर जब मैंने खुद प्रिविलेज लगाया एक और वो टाइम आ गया उसका, तो मैंने खुद ने 2-3 बार पत्र लिखा माननीय तत्कालीन अध्यक्ष जी को कि इसको ये लैप्स नहीं होना चाहिए। और मान लो अब मैं तो फिर से जीत करके आ गया तो मैं तो फिर से लगा सकता था उसको, परंतु यदि कोई मेंबर जीत के नहीं आया है या उसको टिकट नहीं दिया, वो हार गया, तो फिर वो उसका तो गया ही, वो प्रिविलेज ख़त्म ही हो गया। तो अभी स्पीकर साहब ने, हमारे नए स्पीकर साहब ने भी एक दिन बातचीत में कहा, अभी कोई ऐसी बात तो नहीं है, तो मैं उनको भी अनुरोध करूँगा कि ये जो प्रश्न कुणाल जी ने उठाया है उसको ज़रूर वो ध्यान में लाएं, और चूँकि वो प्रश्न मेरा भी था तो वो उसको देखें। अच्छा, फेलियर को फेस कैसे करें, फेलियर से डील कैसे करें? क्योंकि पॉलिटिक्स हो गई, राजनीति, एक ऐसी फील्ड है जहाँ आपको क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, कंपटीशन, प्रेशर बहुत फेस करना पड़ता है, बहुत आपको इन सब से डील करना पड़ता है। और ये क्वेश्चन मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 16 से 25 की एज में आप कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन फेस करते हो, बहुत बार फेलियर आता है क्योंकि आप नई नई चीज़ ट्राई करते हो। बहुत बार बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमसे हो नहीं रहा, लाइन चेंज कर लें, या वो डिप्रेशन, एंजाइटी में चले जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? इसका एक ही उत्तर है कि मन को मजबूत रखना पड़ता है। निंदा होती है, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि मैं कोई बड़ा सहमत नहीं हूँ उस बात से, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मोटी चमड़ी का होना चाहिए। पर जैसा कि मैंने कहा कि मैं सहमत नहीं हूँ। मोटी चमड़ी क्यों होना चाहिए? यदि हम सही हैं, पर मोटी चमड़ी का तो नहीं होना चाहिए। मैं उसको इस भाषा में नहीं बोलता, मैं उसको इस भाषा में बोलता हूँ कि हमको सहन करने की शक्ति होना चाहिए। और यदि हम सही हैं तो हमको दृढ़ता से उस पर अड़े रहना चाहिए, भले ही क्रिटिसिज्म हो रहा हो। और यदि हम गलत हैं, क्योंकि हमेशा तो हम सही नहीं हो सकते ना, कई बार निर्णय गलत भी होते हैं, तो हमको उसको बड़ा मन करके मानना चाहिए कि हमसे गलती हुई है और हमको बैकआउट होना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ कि ये दोनों चीज़ें हम अपने जीवन में रखें, गलतियों को मान करके बैकआउट हों
और यदि हम सही हैं तो सब विरोध को सहन करते हुए भी अड़े रहें, तो हम अपने जीवन को ठीक से जी पाएंगे और काम को भी ठीक से कर पाएंगे। और यही एक उपाय है। पर सब तरह के लोग होते हैं, सही निर्णयों का भी विरोध होता है। हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसी बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा है, बहुरी बंदी खल जे सती भाई, खल यानी दुष्ट। मैं सच्चे भाव से दुष्टों की भी वंदना करता हूँ। पर उन्हें परिभाषा दी उनकी, वही जो आपने अभी प्रश्न पूछा, जे बिनु काज दाहिने बाएं। कोई लेना देना नहीं है फिर भी विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे लोग हैं समाज में। जब तो उन्होंने लिख दिया, पर उनका इनकी भी वंदना कर दो। तो इसलिए इनको भी इनकी वंदना करके साथ लोग, भैया काम तो हम करेंगे, तुम निंदा करोध करो पर तुम्हारी बुराई नहीं करेंगे, न तुमसे विरोध लेंगे। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि 16 से जो 25 की एज रहती है, सेम उसमें ही प्रेशर रहता है, क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ता है, कंपटीशन रहता है, तो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं ऐसे में और फोकस हटता है, डिस्ट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इतना प्रेशर आता है। फेलियर फेस करते हैं तो उनको लगता है फील्ड चेंज कर दे क्या। तो इसलिए सबसे अच्छा आप ही सबसे अच्छा समझा सकते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। जैन जी जैन जी के बारे में मेरे थोड़े डिफरेंट विचार हैं। ये मैंने जो बात बताई पॉलिटिकल आदमी के बारे में बताई, पर जैन जी के बारे में मैं थोड़ा डिफरेंट सोचता हूँ। और मैं यदि आप ये आज ये बोलूँगा तो मेरे ख्याल से वो उचित नहीं होगा। पर मेरे जो प्रोफेसर थे, रीडर थे, वो जब मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, प्रोफेसर SV राव, हमने अपना आदर्श उन्हीं को माना। आज ही वो वारेन बफेट जी उनका वो 95 साल के होगा और अब चेयरमैनशिप छोड़ रहे हैं। उन्होंने एक संदेश लिखा है या किताब लिखी, जो भी लिखा है। वारेन बफेट ने लिखा है कि क्या प्रश्न था आपका? फेलियर को डील कैसे करें। हाँ, उन्होंने कहा कि एक आदर्श मानो अपने जीवन में। तो मैं उस वक़्त पढ़ के तो उनसे सहमत नहीं हुआ था, पर आपने प्रश्न पूछा तो मुझे अपने विद्यार्थी जीवन का आदर्श याद आ गया। हमारा जो ग्रुप था, हम लोग जो उस वक़्त भी राष्ट्र की सोचते थे, हम लोग उस वक़्त भी जो विचारधारा से प्रेरित थे, हम बीजेपी में क्यों आए? हम विचारधारा के कारण आए। उस वक़्त जनसंघ थी, तो हमारे आदर्श थे प्रोफेसर SP राव। SP राव साहब के बेटे हैं, अभी इस कारण उनसे दोस्ती है मेरी, क्योंकि वो उनके बेटे हैं। तो जैन जी को एक आदर्श चुनना चाहिए, पर आदर्श चुनने में एक ध्यान रखना चाहिए कि आदर्श जिसको भी चुने वो राष्ट्रवादी हो। अच्छा इंस्पिरेशन जिसका। हाँ, वो किसी राष्ट्र विरोधी को आदर्श नहीं चुन ले, वो समाज के अच्छे की सोचता हो, वो हिंसक नहीं हो, क्योंकि दोनों तरह के लोग हैं। गोस्वामी जी ने लिखा, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, गुण और दोष से भरा है संसार। तो ये जैन जी को ये सोचना पड़ेगा, परंतु उनको बहुत सहन करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ मैं थोड़ा डिफर करता हूँ। ये हम लोगों की ज़रूरत है जो राजनीति के क्षेत्र में, समाज क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पर जो आपने 16 से 25 की एज बताई, ये संघर्ष करें और ये संघर्ष करके आगे बढ़ें। बहुत सहन करने की ज़रूरत नहीं है इन्हें। इसके आगे मैं कुछ बोलूँगा नहीं तो उचित नहीं रहेगा। तो मेरी जैन जी को ये सलाह है कि पहले तो एक बात ध्यान में रखें जैन जी, किन्हीं भी परिस्थितियों में, भले ही उनको सिस्टम से परेशानी हो रही हो, भले ही उनको अपने राजनेता से परेशानी हो रही हो, भले ही उनको अपने पड़ोसी से परेशानी हो रही हो, इसके बाद भी वो एक चीज़ ध्यान में रखें और वो रखें इंडिया फर्स्ट।
इसको यदि वो ध्यान में रख लेंगे तो इसके बाद में सारी चीज़ें अपने आप सही होती चली जाएंगी। किंतु उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कई लोगों को नहीं करना पड़ता, पर मैं ऐसा नहीं मानता। किसी भी परिवेश का व्यक्ति हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो नौकरशाही से आया हो, चाहे राजनीति से आया हो, इस एज में अपने अपने स्तर के संघर्ष हैं ही, अपने अपने स्तर के कंपटीशन भी हैं ही। और इसीलिए पेशेंटली किंतु दृढ़ता से और ताकत से अपनी बात पर कायम रहते हुए यदि वो सही हैं तो उसी रास्ते पर आगे बढ़ें। और भारत प्रथम इसको सबसे पहले लें। हिंसा के मार्ग पर कभी ना जाएं, किंतु सविनय अवज्ञा के लिए कभी भी मनाही नहीं है। और ये रास्ते यदि उनको अपनाना पड़े तो उनको अपनाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि ये पॉडकास्ट बहुत सारे इंस्पायरिंग पॉलिटिशियंस देख रहे हैं, यूथ देख रही है। तो जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनने पॉलिटिक्स करियर भी स्टार्ट किया, तो ऐसी कोई 3 गलती, मेजर गलती कि वो अपने करियर में नहीं करें। आफ्टर मनी नहीं जाए। सबसे ज़्यादा तो बदनामी इसी में होती है जी। दूसरी बात यह है कि अहंकार नहीं आए उसमें, क्योंकि पद है नहीं को जन्मा जगमाही, प्रभुता पाही जाही मद नाही। तो मद ना हो, अहंकार ना हो, पैसे की बहुत परवाह ना हो। और दूसरा, हमेशा अपना और अपने साथियों का ही चिंतन ना करें, यानी आत्म केंद्रित नहीं हो, सबको लेके चले। हाँ, उसका दृष्टिकोण बड़ा होना चाहिए, ब्रॉड होना चाहिए, उसका मन बड़ा होना चाहिए। अटल जी ने एक कविता में लिखा कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। और युवाओं के लिए भी कि टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो इसलिए ना टूटा मन रखे ना छोटा मन रखे। खासकर पॉलिटिकल आदमी छोटा मन नहीं रखे। सिर्फ हमारा दायरा नहीं, सिर्फ हमारी पार्टी नहीं, सिर्फ हमारा ग्रुप नहीं। तो ये 3 गुण उसमें होंगे और 3 अवगुण ना होंगे तो वो आगे बढ़ेगा। अच्छा, पॉलिटिक्स, राजनीति ऐसा तो है नहीं कि पिछले 100-200 साल से ही आई है। ये तो रामायण महाभारत के टाइम से है। तो उस टाइम की पॉलिटिक्स में और आज की पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है, और आप कुछ इंस्पिरेशन लेते हैं रामायण के टाइम से या महाभारत के टाइम से? वो राजतंत्र का ज़माना था। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आई पाटलिपुत्र के गणतंत्रों से। किंतु चूँकि आपने रामायण काल की बात की, तो रामचरितमानस में वो शासन कैसा था या लोकतांत्रिक शासन कैसा होना चाहिए, उसके बारे में एक दोहा है कि अब देखिए, राजनीति के 4 जो जिसका क्वालिटीज़ कह दें, जिसको पहचान कह दें, वो हैं साम दाम दंड और भेद। ये तुलसीदास जी ने कहा, साम दाम और दंड में भेदा, साम दाम दंड में न पर रही सदा कह बेदा। राजा के हृदय में ये 4 चीज़ें होती हैं, साम दाम और दंड भेद। अपन भी कहते हैं बातचीत में। तो तुलसीदास जी ने लिखा, ये भी तुलसीदास जी ने लिखा, साम दाम और दंड में भेदा, कि दंड जतिन कर भेद जह नर्तक नृत्य समाज। तो दंड भूल गए थे लोग। तो समाज जब अच्छा माना जाएगा जब समाज में दंड देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दंड भूल गए थे तो दंड याद कायम से, दंडी स्वामी जो चलते थे उससे दंड याद रहा, ये दंड ही भूल गए थे। और भेद, तो भेद भी भूल गए थे, सब एक दूसरे से के साथ रहते थे। तो भेद नहीं था, तो वो जो नृत्य में अलग अलग तरह के भेद होते, कत्थक होता, उड़ियल होता है, तो भेद उनसे था, मालूम था, नहीं तो भेद शब्द भी भूल गए थे।
तो राज कैसे चलता था? जीता हूँ मन ही सुनियस, रामचंद्र के मन जीतने से। लोकतंत्र में भी हम करते क्या हैं? जनता का मन जीतते। तो लोकतांत्रिक शासन भी उस वक़्त के राजतांत्रिक शासन के समान ही था। और इसलिए जब भगवान बैठे राम जी अपने सिंहासन पे, तो उन्होंने एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरुजन पुरवासी सब आए, सबको बुलाया। ऐसा नहीं कि 2-5 आदमियों को बुला कर राज चलाने लगे। वही परंपरा हमारे भारत में वहाँ से पाटलिपुत्र गणतंत्र में आई और अब भारतीय गणतंत्र में आई है। तो हम ये मानते हैं कि हमारा जो राष्ट्र है वो आधारभूत से हमारी जो संरचना है, वो संरचना या जिसको हमारे दीनदयाल उपाध्याय ने चिति बोला है, वो हमारे हृदय में विराजमान है गणतंत्र के रूप में, लोकतंत्र के रूप में। और इसलिए भारत में हमेशा लोकतंत्र कायम रहेगा। अच्छा, अभी जो दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है उस पर आपका क्या टेक है? दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल के इस कार्यकाल में जम्मू कश्मीर को छोड़ दें तो पहली इस देश के अंदर ये इस तरह की ब्लास्ट की घटना, जिसमें 11 आदमी, जो अभी आज तक जानकारी है 10 या 11 लोग हताहत हो गए। और ये चिंता का विषय भी है कि कहीं ये पुराना समय वापस तो नहीं आ रहा है। पर जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इसी देश में पढ़े लिखे डॉक्टर जैसी डिग्री को प्राप्त करके और व्यक्ति 2900 किलोग्राम RDX और विस्फोटक जमा करे और एक डॉक्टर ही विस्फोट करके स्वयं को भी उड़ा दे और लोगों को भी मार दे, ये तो हमारे धर्म ने नहीं सिखाया, ना हमारी संस्कृति ने सिखाया। डॉक्टर का तो काम है लोगों को बचाना। डॉक्टर लोगों को बचाता है। मैं भी 10 वर्ष एक फ्री डिस्पेंसरी में बैठा हूँ, गुरु नानक डिस्पेंसरी में, और मैं कोई विचारधारा पूछता था लोगों से, या मैं कोई लोगों से धर्म पूछता था या संस्कृति पूछता था नहीं। सबका इलाज करता था। मैंने 10-12 साल प्रैक्टिस की है और बड़ी निष्ठा से की है। और आज भी एज ए मेडिकल प्रोफेशनल, एज ए पॉलिटिकल आदमी भी, जब मैं अपनी कुर्सी पर बैठता हूँ तो फिर मैं ये धर्म और जाति और कुछ नहीं देखता। फिर मेरी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कुछ होगी, पर मेरी आइडियोलॉजी इस राजनीतिक कर्मकांड में भी नहीं है कहीं। तो ये बात ठीक नहीं है और ये चिंता का विषय है कि पढ़े लिखे लोग, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डॉक्टर्स भी इस काम को कर रहे हैं। हमारे सारे समाज को इसके लिए सावधान रहने की ज़रूरत है। और हमें भरोसा है कि हमारी जो सरकार है दिल्ली में, वो पूरी ताकत से इसका नियंत्रण कर रही है और करेगी। प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी दोनों ने उसमें नोटिस लिया है। पर हमको सावधानी भी रखना चाहिए और भविष्य में ये घटनाएं न हो, इसके लिए समाज को जागरूक भी होना चाहिए। अच्छा सर, बहुत ही बुरा लगता है, बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट फील होती है कि जब हम सुनते हैं कि ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं या फिर आपका धर्म पूछ के आपको मार रहे हैं। क्योंकि हम इतनी एजुकेटेड सोसाइटी में रह रहे हैं आज के टाइम पे, बट फिर भी ऐसे लोग हैं, ऐसी सोसाइटीज़ है, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो ये सब इंसिडेंट को अंजाम देते हैं। मुट्ठी भर लोग हैं तो इस सारे माहौल को बिगाड़ते हैं। वर्षों से हम भी साथ रह रहे हैं, पर कभी ऐसी बात नहीं आती। किंतु मुट्ठी भर लोग हैं जो धर्म के आधार पर विभाजित करना चाहते हैं राष्ट्र को और लोकतंत्र से तानाशाही की ओर ले जाना चाहते हैं। हम जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी सामाजिक लोग हैं, जितने भी जाति के लोग हैं, सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बट एक बहुत बड़ी बात है कि अब सबको एक विश्वास है कि मोदी जी हैं, क्योंकि जब से मोदी जी आए ऐसे इंसिडेंट हुए हैं तो हमने खुद रिटेलिएट किया, हमने खुद बदला लिया है, दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंड नहीं हुए, इंडिपेंडेंट बने। ना केवल हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके ठिकाने किए हैं नष्ट, आप ये भी देखिए कि हमारी इंटेलिजेंस ने पूरे देश भर में ऐसे, अब जैसे इसमें भी वो डॉक्टर्स पकड़ाई गए थे जी, वो तो और बड़ा विस्फोट होता, किंतु हमारी इंटेलिजेंस ने उसको पकड़ लिया। और वो जो सामने वाले ने विस्फोट किया वो किए इसलिए वो लगा था मुझे पकड़ा जाएगा। तो इस दृष्टि से पूरा काम हो रहा है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी बहुत सेंसिटिव है इस मामले को लेकर के, और हमें विश्वास है कि जो तथाकथित ये जो आतंकवाद हमारे देश में फैलाने वाले लोग हैं, मुट्ठी भर हैं, ये सब समाप्त हो जाएंगे। जैसे कि
एक ज़माना था, हम तो उसी समय में पले बढ़े हैं, कि लाल गलियारा कहलाता था। पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी से लेके और बालाघाट तक, मंडला तक आ गए थे। वो लाल गलियारा ख़त्म कर दिया और तारीख दी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने कि मार्च 2026 तक पूरे वाम नक्सलाइट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो जो जो भी बंदूक उठा रहा है उसको सरकार उसी भाषा से उत्तर दे रही है, और जो हथियार डाल करके सरेंडर कर रहे हैं उनको गले से लगा रही है। धन्यवाद सर, पॉडकास्ट में आने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट टाइम की कमी के कारण एक लास्ट क्वेश्चन, जो भी इंस्पायरिंग पॉलिटिशियंस देख रहे हैं, जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या फिर जो पॉलिटिक्स में अभी जिन्होंने नया नया करियर अपना स्टार्ट किया, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी कोडाल जी बिल्कुल यंग हैं अभी, और उसी ग्रुप में आते जिनके लिए आप ये पूछ रहे हैं। मेरी इस नौजवान पीढ़ी को यही सलाह है और गुजारिश भी है। गुजारिश यानी एक्सपेक्टेशन, अपेक्षा, कि वो जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ, क्योंकि राजनीति में अच्छे लोगों की आवश्यकता है। यदि अच्छे लोग, समझदार लोग, राष्ट्र का चिंतन करने वाले लोग राजनीति में नहीं आए तो राजनीति बाहुबलियों के हाथ में चली जाएगी, गलत लोगों के हाथ में चली जाएगी, और तब सिर्फ एक वर्ग विशेष का नहीं, सारे राष्ट्र का, सारे समाज का और उन यंगस्टर्स का भी नुकसान होगा जो अवॉइड करते हैं पॉलिटिक्स को। इसलिए मैं सोचता हूँ कि पर कैरियर की दृष्टि से नहीं, कैरियर हो जाता है ये बात अलग है, किंतु कैरियर की दृष्टि से नहीं, देश के चिंतन की दृष्टि से, समाज के चिंतन की दृष्टि से आएँ और सब नियति पर छोड़ दें, वो अपने आप आगे बढ़ेंगे। मेरा उनको आह्वान है। धन्यवाद आपको, आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे। आपने मुझसे ऐसी बातें की जो मैं कहना चाहता था, समाज तक पहुंचाना चाहता था। उसमें भी आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से हो सकता है कुछ मदद मिल जाए और समाज तक मेरी बात पहुंचे। मैं सोचता हूं, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और आप भी सोच विचार कर ठीक समझे तो राजनीति में आए तो और इस राष्ट्र के निर्माण में सहायक हों। अच्छा, इस पॉडकास्ट से मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर आपने भी लास्ट तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।